नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि आपको पता है, अभ्यास सीरीज 2.0 में हम लोग यूपी पीएससी आरओ का जो री एग्जाम होना है उसके लिए पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी बेस्ड में। ठीक है, हम लोगों की आज क्लास है 32 नंबर की क्लास है। 31 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है मॉडर्न हिस्ट्री में, और काफ़ी डिटेल्ड में, जैसा कि आरओ की डिमांड है एग्जाम की, उसी टाइप में हम लोगों ने पूरा कवर किया हुआ है। ठीक, और आपको पता चल चुका है कि अपडेट भी आ गई है। 27 जुलाई का आपका आरओ का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, अब मैंने आपसे शुरुआत से ही कहा था, और जिस दिन नोटिस आया था उसके सुबह ही मैंने बता दिया था कि आपको नोटिस बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, और शुरुआत से तो मैं यही भी बोल रहा हूँ कि इसी साल आपका प्री और मेंस हो जाना है, तो वो चीज़ें फिक्स हो गई। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। 31 क्लास आपने ना देखी हो ज़रूर देख लेना, इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। और अब मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये पूरा डिटेल कर रहे थे, पूरा थ्योरी कवर कर रहे थे। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 2 या 3 क्लासेस और मिलेगी, थोड़ा सा क्लास को खींच देंगे, 1-2 क्लासेस को, और ख़त्म करेंगे इसको। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे। आगे कैसे तैयारी करनी है, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनको कैसे कवर करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। तो आज हम लोग इसको कवर करते हैं। पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बची थी, कहाँ पे हम लोगों ने पीछे छोड़ा था, उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो जैसे मैं बोलूँ, पिछले टर्न पे हम लोगों ने 31वीं क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में चढ़ जाए। कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां, जो कि 1932 के अनुसार जो चुनाव हुए थे उसमें क्या क्या हुआ था उपलब्धियों में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हरिपुरा जो गुजरात में है उसका अधिवेशन हुआ था 38 में, उसमें क्या क्या हुआ था। फिर हम लोगों ने देखा था जो त्रिपुरी संकट था, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। लेकिन जब बाद में काफ़ी विरोध हुआ, क्योंकि गांधी जी और सुभाष एक दूसरे के विपरीत थे, काफ़ी लोग गांधी जी के साथ थे, तो काफ़ी विरोध हुआ, कई लोगों ने इस्तीफा दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही इस्तीफा दे दिया, खुद ही त्यागपत्र दे दिया। और जब त्यागपत्र दे दिया, कहाँ चले गए? 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने चले गए, लेकिन ये भी सफल ना रहा, मतलब सफल नहीं हुआ था ये। और 1939 में, ये वाला आपको नोट करके लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जब त्यागपत्र दिया तो उनकी जगह कौन अध्यक्ष बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। अब इसी के आगे चले, 39 के बाद हम लोग चलते हैं 40 पे, और हम लोग देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। के समय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, हमारे सिलेबस में विश्व का इतिहास नहीं है, ठीक है ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध काफी अपने को डिटेल से नहीं देखना, लेकिन हाँ उतना जरूर देख लेना है जितने में काम चल जाए। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का जो ग्राफ था वो कैसा था, मैं बता दूं आपको। एक आपने नाम सुना होगा, इटली। ठीक, एक आपने नाम सुना है जर्मनी, और एक आपने नाम सुना है जापान। उस समय के बाहुबली देश थे ये। इटली बोले तो रोम, जर्मनी बोले तो बर्लिन, ये क्या है, राजधानियां हैं, ठीक है ना, अब इतना बताने की आवश्यकता नहीं है। और जापान टोक्यो। ठीक है, यहां पे जो इंपॉर्टेंट शासक हैं, जैसे रोम में है मूसो, मूसो। जर्मनी में सबको पता है हिटलर, कौन है? हिटलर। और टोक्यो में उस समय कहा जाता था किंग। ठीक, चाह क्या रहे हैं ये लोग? इनका जो मत है, मूसो का मत है या इटली का मत है, फांसीवाद। फांसीवाद दिख रहा है आपको कायदे से? बिल्कुल कायदे से लिखते हैं। फांसीवाद। हिटलर का जो है मत, वो है नाजीवाद।
किंग या जापान का जो मत है एशियावाद। एशियावाद आपसे पूछा जाएगा हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा मत था, फासीवाद, नाजीवाद, एशियावाद, तो नाजीवाद था। ठीक है, याद रखना है। ये 3 शासक थे, 3 उस समय के काफी बाहुबली देश थे। ये चाह क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात तो ये ना, चाह क्या रहे ये। इटली का जो रोम मूसो है, फासीवाद, ये क्या चाह रहा है, अफ्रीका पर शासन का सपना देख रहा है ये। अफ्रीका पर ये शासन करना चाह रहा है, मतलब पूरा अफ्रीका को ये अपने बस में, अपने कब्जे में करना चाह रहा है। ठीक है, जब आप इटली का मैप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से इटली ऐसे है, फिर ये भूमध्य सागर है, और फिर यहां से पूरा अफ्रीका शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, अफ्रीका शुरू हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इटली के इधर आपका एड्रियाटिक सागर है, इधर टेरेनियन सागर है। ठीक, तो सागर भी इंपॉर्टेंट है। खैर, अफ्रीका पे क्या करना चाह रहा है, कब्जा करना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जर्मनी, हिटलर, तो भाई ये तो यूरोप पर शासन करना चाह रहा है, पूरे यूरोप पर शासन करना चाह रहा है। ठीक है, और जो एशियावाद है, तो भाई ये तो नाम ही से पता चल रहा है कि ये एशिया पर शासन करना चाह रहा है। ठीक, अब एशिया में तो भारत भी आता है, तो भारत पे कौन शासन करना चाह रहा है, जापान। अब यहीं से आपको जापान की पूरी कहानी समझ में आएगी और सुभाष चंद्र बोस का पूरा काम समझ में आएगा। ठीक है, इनको क्या बोला गया, ये जो 3 राष्ट्र हैं, तीनों को ऐसे लिख दो, तीनों को धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र बोला गया, धुरी राष्ट्र। ठीक, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, कब्जा करना चाह रहे हैं, अफ्रीका पर शासन करना चाह रहा है इटली, यूरोप पर जर्मनी, और पूरे एशिया पर जापान। एक तरीके से ये कब्जा है, ये शासन करना चाह रहे हैं और लोकतंत्र को समाप्त करना चाह रहे हैं। लेकिन धुरी राष्ट्र के विरोधी कौन है, धुरी राष्ट्र के विरोधी कौन है, तो भाई अगर विरोधी का नाम लें तो विरोधी में आप बोलोगे, इनके जो विरोधी हैं, मैं ऐसे बता दूं, इनके जो विरोधी हैं, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, यूएसए, भारत भी एसी में, भारत, और क्या रूस भी ले लो, रूस। ठीक है, क्या है भाई ये, तो इनको बोला जाता है मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र मतलब अगर बोले तो ये लोकतंत्र की रक्षा चाहते हैं। अभी आपको समझ में ना आ रहा होगा, समझने के अभी कायदे से आप समझिए। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि देखो ये जो धुरी राष्ट्र हैं, 3 मेनली, इटली, जर्मनी, जापान, ये कब्जा करना चाह रहे हैं अफ्रीका पे, यूरोप पे, एशिया पे। कब्जा करेंगे तो भाई लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और लोकतंत्र की रक्षा कौन करना चाह रहा है, मित्र राष्ट्र, इंग्लैंड हो गए, फ्रांस हो गए, चीन हो गए, यूएसए, भारत, रूस। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन धुरी राष्ट्र है या निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र है, आप बता दोगे कायदे से। लोकतंत्र कौन चाह रहा है, ये चाह रहे हैं मित्र राष्ट्र वाले। लोकतंत्र की समाप्त करना कौन चाह रहा है, तो भाई पूरा जो कब्जा करेगा वो इस चाह रहा है समाप्त कर दें, कौन है, धुरी राष्ट्र, इटली, जर्मनी, जापान। अब आपको दिमाग में आएगा कि अंग्रेज तो कब्जा किए हैं, अंग्रेज तो हमें लोकतंत्र दे नहीं रहे और वो खुद लोकतंत्र चाह रहे हैं, है ना। तो भाई ये अपने लिए चाह रहे हैं, कुल मिला के इतना समझो, भारत को लोकतंत्र नहीं दे रहे हैं लेकिन अपने लिए चाह रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये कहाँ गया, ये जर्मनी है ना, ये यूरोप पे कब्जा करेगा। यूरोप में क्या आता है, इंग्लैंड आता है, यूरोप में क्या आता है, इंग्लैंड आता है। तो कुल मिला के
जो अंग्रेज हैं भारत पे जो कब्जा किए हैं वो चाह रहे हैं हमें लोकतंत्र मिले लेकिन हम भारत को लोकतंत्र ना दें। ठीक, तो है एक दोगलापंथी, कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको समझना है। मेनली यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मित्र राष्ट्र ध्वज राष्ट्र, अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है भाई, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने अपने पड़ोसी पोलैंड पर आक्रमण किया, शुरुआत कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 तारीख को 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण किया। ठीक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध की यहां से शुरुआत हो गई। जर्मनी पहले पोलैंड पर आक्रमण किया, तो जर्मनी को जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? कौन दिया जवाब? इंग्लैंड और फ्रांस ने दिया कि भाई इनको, जर्मनी को खत्म करो, नहीं ये पूरा यूरोप पे आने वाले समय में कब्जा करेगा, और यूरोप में तो इंग्लैंड भी आ रहा है, फ्रांस भी आ रहा है। ठीक, तो अब अपने को विश्व का इतिहास तो पढ़ना नहीं है, हम लोग थोड़ा भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। तो भारत ने क्या किया, इस पे भारत क्या करना चाह रहा है? तो भारत ने अभी कुछ भी नहीं किया। समझो यहां पे क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड लिन लिथगो, इसने घोषणा की, लॉर्ड लिन लिथगो ने घोषणा कर दी, क्या घोषणा कर दी, कि भारत इंग्लैंड के साथ है। मतलब भारत जो है वो इंग्लैंड के साथ दे रहा है, और जबकि भारत ने कुछ कहा भी नहीं है, भारत ने कुछ कहा भी नहीं है, जबकि लॉर्ड लिन लिथगो ने घोषणा कर दी कि भारत जो है वो इंग्लैंड के साथ है। क्या भारत इंग्लैंड के साथ होगा? भारत के ऊपर ऑलरेडी अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ भारत में, तो क्या ऐसी भारत जो है डायरेक्टली साथ दे देगा? तो जवाब होगा नहीं, ऐसे डायरेक्टली साथ नहीं देगा। लेकिन फिर भी भारत ने क्या बोला, यहाँ पर भारत के जो इंपॉर्टेंट नेता हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, उन्होंने क्या बोला, भारत का मत क्या है यहाँ पर? भारतीयों का मत क्या है यहाँ पर? ठीक है, तो कुछ अलग अलग मत है जिनको हम लोग देखेंगे थोड़ा डिटेल में, समझ में आएगा फिर। देखिएगा भारत का मत क्या क्या है यहाँ पर। अगर मैं भारत के मत की बात करूं तो एक तो मत है कि युद्ध एक अवसर है। मतलब कहने का समझिएगा, यहां पर भारतीय कह रहे हैं कि देखो यार हम साथ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लगातार हम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड वर्तमान में कमजोर हो रहा है, किस वजह से? जर्मनी की वजह से, हिटलर की वजह से इस समय कमजोर हो रहा है। और भारत में जो संघर्ष है आज़ादी का, वो तो चल ही रहा है, आज़ादी तो चाहिए ही। तो भाई ये अच्छा मौका है इंग्लैंड को कमजोर करने का और खुद को आज़ाद करने का। तो युद्ध एक अवसर है। इस समय इंग्लैंड इस समय कमजोर है, इंग्लैंड इस समय कमजोर है, हम आज़ादी ले सकते हैं। ठीक है, ये कहा किसने था, मत किसका था? मत आपसे पूछने वाला है ना, ये मत किसका था? तो ये मत था आपका सुभाष चंद्र बोस और आचार्य नरेंद्र देव। ध्यान दीजिएगा,
इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही बोला था कि देखो यार ये अच्छा मौका है, खत्म करो इंग्लैंड को। लेकिन 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 मान लो, यहां पे खुद लॉजिक लगाओ, मान लो अगर इंग्लैंड को खत्म कर दें तो कौन जीतेगा? जर्मनी जीतेगा, एक हिसाब से सोचा जाए। और जर्मनी क्या चाह रहा है? जर्मनी चाह रहा है कि हम यूरोप पर शासन कर लें, लोकतंत्र खत्म करते हैं। बाद में जर्मनी ही जापान पे जापान जर्मनी दोस्त हैं, तो जापान को कहेगा कि ठीक है हम आपका साथ देते हैं, एशिया पे कब्जा कर लें। तो बात तो वही हो जाएगी ना, हम इंग्लैंड से छुटकारा पाके, अंग्रेजों से छुटकारा पाके जापान के गुलाम हो जाएंगे बाद में। मेरी बात समझे? तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि युद्ध एक अवसर है, खत्म करो। लेकिन दूसरी जगह नाजीवाद, तानाशाही के विरुद्ध इंग्लैंड का साथ देना चाहिए। भाई इंग्लैंड क्या चाह रहा है? इंग्लैंड चाह रहा है लोकतंत्र हो। भले वो भारत में लोकतंत्र नहीं दे रहा है अभी, लेकिन अगर इंग्लैंड हार गया तो बुरी तरीके से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, जो बचा कुचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। इस वजह से गांधी जी क्या चाह रहे हैं कि भाई इंग्लैंड का साथ देना चाहिए। इंग्लैंड का साथ क्यों देना चाहिए? कि लोकतंत्र ना समाप्त हो, क्योंकि हम आज तो बच जाएंगे इंग्लैंड को हरा के, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम के गुलाम रह जाएंगी। इस वजह से गांधी जी चाह रहे थे कि लोकतंत्र के साथ हमें इंग्लैंड का साथ देना चाहिए और नाजीवाद तानाशाही को समाप्त करना चाहिए। गांधी जी हो गए और सी राजगोपालाचारी हो गए। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों या इंग्लैंड का साथ देने के लिए क्यों कहा था, तो इसी वजह से कहा था कि वो वर्तमान में चाह रहे थे कि हम इंग्लैंड का साथ दें, लोकतंत्र बचा रहे। लोकतंत्र बचेगा तो आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रह पाएंगी। हम अगर वर्तमान में इंग्लैंड को ख़त्म करके कुछ बहुत देर के लिए अगर आज़ादी पा भी लिए, लेकिन आने वाले समय में जापान कायदे से फिर कब्जा कर लेगा। ठीक। एक मत इसमें और आ रहा है, लास्ट एक यही बात कर लेंगे कि नाजीवाद या तानाशाह सबसे बुरा है, सबसे बुरा है। एक मत आया, समझिएगा, सबसे बुरा है। लेकिन इंग्लैंड भारत को स्वतंत्र करे तभी हम साथ देंगे। ये किसका मत है? ये है पंडित नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मत क्या है कि भाई ठीक है, नाजीवाद बुरा है, लोकतंत्र होना चाहिए, कब्जा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करो इंग्लैंड, हमें आप आज़ादी दे दो, स्वतंत्र कर दो, और हम आपका साथ दे देंगे। गांधी जी सी राजगोपालाचारी क्या कह रहे हैं? हम इंग्लैंड का साथ देंगे क्योंकि लोकतंत्र चाहिए भाई, और युद्ध एक अवसर है, इंग्लैंड इस समय कमजोर है, इंग्लैंड को पूरी तरीके से खत्म कर दो। ये कौन कह रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस और आचार्य नरेंद्र देव। तो ये अलग अलग मत है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, सॉरी हाँ सही है, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा है तो ये मत है भारत का। अब आगे क्या हो रहा है समझिए। अब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो मत है, इनमें सबसे जो अच्छा मत लग रहा है किसका लग रहा है? पंडित नेहरू का। क्यों? वो चाह रहे हैं कि ठीक है नाजीवाद बुरा है, तानाशाही बुरा है, तो ऐसा करो आज़ाद कर दो, हम साथ दे देंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं? यह मत सबसे सुटेबल है। तो आगे क्या हो रहा है समझिएगा। 10 से 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस समिति की एक होती है बैठक। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग समझ लेना, मैं बोल दे रहा हूं पूरा, ठीक है? शॉर्ट में लिख रहा हूं। कांग्रेस समिति की एक बैठक होती है। कहां होती है बैठक? वर्धा में। ठीक। बैठक हुई, यहां पर सभी जो मत थे
सभी मतों में से पंडित नेहरू के मत को बहुमत मिला कि हाँ भाई पंडित नेहरू ने जो कहा है वो सही है। फिर अलग अलग प्रस्ताव पास हुए कि भाई ठीक है, जो पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण का विरोध हुआ है, यहाँ पे क्या किया, जो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया उसका विरोध किया, क्योंकि नाजीवाद को खत्म करना है ना, तो विरोध किया। तो कुल मिला के विरोध इस वजह से कह रहे हैं कि ठीक है आप हमको आज़ाद करो, हम आपका साथ देने को तैयार हैं, अलग अलग तरीकों से। उसके बाद 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने को कहा। ऐसा क्यों कहा कि त्यागपत्र दे दो? क्योंकि भाई कथन कारण वाले क्वेश्चन बनेंगे ना, तो पूरा समझना चाहिए। त्यागपत्र देने को कहा क्यों? ऐसा कहा क्योंकि ऐसे लिख लो कि ब्रिटिश सरकार बिना भारतीयों के सलाह लिए उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया था। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया था, बिना भारतीयों से पूछे ये अनाउंस कर दिया था कि ठीक है भारत हमारे साथ है, भारत इंग्लैंड के साथ है। तो त्यागपत्र दे दिया सभी ने। इसी वजह से अक्टूबर के अंत में, मैं एक लाइन लिखूंगा क्यों बताऊंगा, अक्टूबर के अंत में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। और जब त्यागपत्र दिया, समझिएगा, त्यागपत्र दिया इस खुशी में मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, अंबेडकर ने 22 दिसंबर 1939 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। तो भाई मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939। डेट आपको पूरी याद रखनी है क्योंकि मिलान करने को भी डेट आती है, क्रम लगाने को भी डेट आती है। तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। किसने मनाया? जिन्ना ने, लीग ने, अम्बेडकर ने। क्यों मनाया? क्योंकि कांग्रेसी ने मंत्रिमंडल जितने भी थे त्यागपत्र दे दिया था। क्यों त्यागपत्र दे दिया था? क्योंकि अंग्रेजों ने बिना भारतीयों से पूछे उनको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया था। ठीक है, काम खत्म। जब पंडित नेहरू के मत को बहुमत मिला तो उनका मत क्या था कि भाई हमें आज़ाद करो, उसके बाद हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नोट करके उसी के एक पॉइंट लिख देता हूं कि जनवरी 1940 में गवर्नर जनरल लिन लिथ गो ने घोषणा की कि युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा है, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। यह घोषणा करती किसने? गवर्नर जनरल लिन लिथ गो ने। ठीक है,
ये आपको क्लियर हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे क्या क्या चीजें हुई, ये सारी चीजें आपने समझ ली। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्या देखेंगे। अब एक मुद्दे की बात करेंगे, पाकिस्तान प्रस्ताव। पाकिस्तान प्रस्ताव मेन बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चलना अपने को, पूरी स्टोरी आप सबको पता है, ठीक है, सभी ने फिल्में देखी हैं। सर्वप्रथम मुस्लिमों हेतु पृथक राष्ट्र की मांग किसने की? देखिए यहां पे पाकिस्तान की मांग नहीं कर रहा हूं मैं यहां बोल रहा हूं कि पृथक राष्ट्र की मांग बताइए। पृथक राष्ट्र क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन पृथक राष्ट्र की मांग किसने की? मुस्लिमों हेतु पृथक राष्ट्र की मांग, तो ध्यान रखना है कवि इकबाल। कब की थी? 1930 को, जब पाकिस्तान शब्द भी नहीं आया था। क्या बोला था कवि इकबाल ने? कि मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र होना चाहिए। ये वही इकबाल है जिन्होंने लिखा, क्या लिखा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक। उसके बाद चौधरी रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था। कौन था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय छात्र। इसने पहली बार पाकिस्तान शब्द दिया। पाकिस्तान शब्द दिया कब? 1933 को। और पाकिस्तान शब्द में क्या है देखेंगे। अलग से ले लेते हैं इसको। ऐसे पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब पी से हो गया पंजाब, की से हो गया कश्मीर, सा से हो गया सिंधु, जो पाकिस्तान में होने चाहिए थे, और तान से हो गया बलूचिस्तान, ठीक। इन सबको मिलाकर पाकिस्तान होगा, जो कि मुस्लिमों के लिए पृथक होगा। ये शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। लेकिन पृथक राष्ट्र हेतु मांग किसने की? कवि इकबाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें कि सर्वप्रथम मांग किसने की, सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किसने की, पाकिस्तान शब्द किसने दिया, पृथक राष्ट्र की मांग किसने की, सब अलग अलग प्रश्न है, ठीक। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो 22 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का इस समय अधिवेशन हो रहा है। 1940 में कौन सा हो रहा है? लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन हो रहा है, तो अध्यक्ष कौन है यहाँ पे? लाहौर अधिवेशन 1940 में अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो इस समय जो अध्यक्ष है यहाँ पे वो है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। और यही 1940 में ही पाकिस्तान की मांग हुई पहली बार। पाकिस्तान की मांग हुई। आपसे पूछा जाए पहली बार पाकिस्तान की मांग कब हुई, तो 1940 का लाहौर अधिवेशन में हुई। लाहौर अधिवेशन किसका है? मुस्लिम लीग का है, ये कांग्रेस का अधिवेशन नहीं है, ठीक है। या अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत कब दिया था? तो 1940 में ही दिया था, ठीक। तो यहीं पर मैं एक पॉइंट और जोड़ देता हूं कि
इसी अधिवेशन में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। ठीक है, पाकिस्तान की मांग हुई थी 40 में, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस आओ, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ कहाँ पे है? ये बिहार वाला रामगढ़, ठीक है ना, बिहार में है, यहीं पर लिख दूं, बिहार में। कब हो रहा है ये अधिवेशन? मार्च 1940 में। तो इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन है? तो इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष हैं, सबसे युवा अध्यक्ष हैं मौलाना आजाद, और सबसे लंबा अध्यक्षता, लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे ये। कब से कब तक? तो 1940 से 1946 तक। तो लगातार जब अध्यक्ष रहे, तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ क्योंकि बीच में कोई अधिवेशन है नहीं, सब में अध्यक्ष कौन है? मौलाना आजाद ही हैं। तो अब इस समय जो कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन हो रहा है, कब? 1946 में। और इस पे अध्यक्ष कौन है? तो भाई अब जो है अध्यक्षता कौन त्याग रहे हैं? मौलाना आजाद। और नए अध्यक्ष बन रहे हैं कौन? JB कृपलानी। कृपलानी। आपसे पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी, 1946 मेरठ अधिवेशन। क्लियर है? 1946 में ये अध्यक्ष बने थे। जी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। आप समझिए, रामगढ़ अधिवेशन में 1940 में ही कहा गया कि यदि अंग्रेजों ने हमारी बात नहीं मानी तो क्या होगा? एक बड़े संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ भारतीयों, एक सशस्त्र सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये रामगढ़ अधिवेशन में हुआ। अंग्रेज क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अंग्रेज कर रहे हैं कि अंग्रेज खुद ही परेशान है, उनका इंग्लैंड, एक तो जर्मनी से युद्ध हो रहा है, भारतीय उनका साथ नहीं दे रहे हैं, ऊपर से भारतीयों ने जो नेहरू का मत था उसको ज़्यादा दिमाग में रख लिया है कि पहले आज़ादी उसके बाद हम साथ देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर अंग्रेज हो रहे हैं कमज़ोर, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्योंकि भारतीय तो विरोध कर ही रहे थे, अब जर्मनी कायदे से उनको मार रहा है। अब समझिए अब क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज क्या करेंगे? वो भारतीयों के पास, भारतीयों को मनाने के लिए, भारतीयों को मनाने के लिए, युद्ध में साथ देने के लिए अलग अलग प्रस्ताव भेजेंगे कि भाई मान जाओ भारत, मान जाओ, हमारा साथ दो प्लीज, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे सब प्रस्ताव भेजेंगे। जैसे कैसे प्रस्ताव देखते हैं, कैसे प्रस्ताव भेजेंगे। तो पहले प्रस्ताव का मैं नाम लेता हूं, वो है अगस्त प्रस्ताव 1940। पहला प्रस्ताव अंग्रेजों की तरफ से। तो मैं यहां पे एक लाइन लिखूं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन कमजोर पड़ा, तब भारतीयों के सहयोग हेतु गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो द्वारा प्रस्ताव भेजा गया। कब भेजा था? अगर डेट पूछे, अगस्त प्रस्ताव है तो 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1940 डेट पूछी जाती पूरी, ठीक है ना। तो अगस्त में भेजा गया, इस वजह से इसको अगस्त प्रस्ताव बोला गया, भेजा गया, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव भेजा, तो अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा
अब अंग्रेजों ने क्या कहा, इसको हम लोग पॉइंट में देख लेते हैं, ठीक है ना, आसान रहेगा समझने में कि अंग्रेज क्या कह रहे हैं भी। अंग्रेज कह रहे हैं, पहला पॉइंट ले इसमें, पहला पॉइंट इसमें ये हुआ कि क्या बोला अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने कहा कि भारतीयों की युद्ध के बाद एक संविधान सभा गठित होगी जो भारत के लिए संविधान बनाएगी। ठीक, और एक और लिख दें, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाएगी। भारत ब्रिटेन का युद्ध में सहयोग करेगा। तो ये कुछ बातें बोली अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों के द्वारा। तो क्या अगस्त प्रस्ताव का अगस्त प्रस्ताव को पास किया गया भारतीयों की द्वारा? तो नहीं, इसका विरोध किया गया। अब विरोध क्यों किया गया ये भी समझो भाई, विरोध क्यों किया गया। पंडित नेहरू ने कहा कि जो डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा, युद्ध के बाद संविधान सभा गठित होगी। डोमिनियन स्टेट का मुद्दा अब अप्रासंगिक हो चुका है, अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए। डोमिनियन पहले देना चाहिए था जब मांग कर रहे थे, पहले दिया नहीं। अब जब हम लोग अंतिम कगार पे खड़े हैं, स्वतंत्रता की ओर खड़े हैं, तुम आप कह रहे हो डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा, तो डोमिनियन नहीं चाहिए अब। गांधी जी ने क्या कहा, अगस्त प्रस्ताव से भारतीयों एवं अंग्रेजों के मध्य की खाई अधिक चौड़ी हो चुकी है। अगस्त प्रस्ताव जो है ये तुम्हारा सबसे बकवास है, ऐसा समझो, गांधी जी ने ये कहा। मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान की मांग की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, जो स्वीकार नहीं की गई। इसमें ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग ने, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से अगस्त प्रस्ताव का किसने किसने विरोध किया था। तो मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया था, गांधी जी ने भी विरोध किया था, कांग्रेस ने भी विरोध किया था, पंडित नेहरू ने भी विरोध किया था। चाहे वो पार्टी पूछे, चाहे नाम पूछे, व्यक्तिगत, सब ने विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने क्यों विरोध किया? क्योंकि पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की गई थी अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, तो पहले मैं ये चीज़ें लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है आपसे। अगस्त प्रस्ताव का विरोध हुआ, क्यों हुआ सब मैंने बता दिया, लिखना बाकी है। तो विरोध इस वजह से हुआ, पंडित नेहरू ने कहा डोमिनियन स्टेट का मुद्दा अब अप्रासंगिक हो चुका है, मतलब बेकार हो चुका, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। मुस्लिम लीग ने विरोध किया, क्योंकि पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की गई थी, नहीं की गई। ठीक है, तो पाकिस्तान की मांग ही नहीं स्वीकार की गई, तो विरोध हो गया, क्या दिक्कत है।
गांधी जी ने विरोध किया था, यहीं मैं लिख देता हूं, गांधी जी ने भी विरोध किया। तो विरोध किया लगातार। अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज लगातार उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको, भारतीयों को। भारत मान नहीं रहा है, युद्ध लगातार हो ही रहा है। अब ऐसा तो है नहीं भारत, जो भारतीय लोग हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कि चलो अब अगला प्रस्ताव आएगा तब कुछ करेंगे। भारतीयों को क्या है भाई, आंदोलन करना है अपने को, ठीक है। लेकिन अब आंदोलन वैसे नहीं करना है जैसे हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगातार अगर हम ब्रिटेन का विरोध करेंगे तो ब्रिटेन क्या कर रहा है, लोकतंत्र को बचा रहा है। भले वो हमें नहीं दे रहा लेकिन फिर भी लोकतंत्र के पक्ष में है। और अगर हम ब्रिटेन को हराएंगे इसका मतलब है हम इनडायरेक्टली जर्मनी के साथ दे रहे हैं। और जर्मनी क्या कर रहा है, लोकतंत्र को समाप्त कर रहा है, ठीक है। तो हमें जर्मनी के साथ नहीं देना है, लेकिन हम ब्रिटेन का भी साथ नहीं दे सकते। तो अब क्या हो रहा है, असमंजस की स्थिति है और अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या शुरू होगा, अब शुरू होगा इसी वजह से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। कब? 1940 में। अब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, ये क्यों शुरू हुआ? क्योंकि ये विशेष है और यहां से आपका RO जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था ना 2024 में, उसमें पूछा जा चुका है व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में, ठीक है। तो अपने को इसमें डिटेल देखना है, डिटेल में बताता ही हूँ, सब में डिटेल देखना है कि ये क्यों हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत ही क्या नाम था इसका, क्यों नाम था, और ब्रिटेन के पक्ष में रहते हुए हम जर्मनी के साथ ना दें। क्योंकि अगर हमने ब्रिटेन का विरोध कर दिया तो हम इनडायरेक्टली जर्मनी के साथ दे देंगे। तो बड़ी असमंजस की स्थिति है। अभी इस समय भारत में क्या होने वाला है वो देखना है अपने को, और ये देखेंगे हम लोग अगले टर्न पे, ठीक है ना। क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह अपने को काफ़ी डिटेल में देखना है तो उसको मैं अलग से शुरू करूँगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अब अगली क्लास, अगली मुश्किल से 2-3 क्लास होंगी, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सब समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।